अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम समरा बतूल एंड इट्स BScs fourth semester and BS IT second semester class, and the subject name is linear algebra, and today's topic is matrix of a linear transformation. जी, मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आज का टॉपिक है और आपका पहला क्वेश्चन ही है फाइंड मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द linear transformations from R2 to R3 with respect to the standard basis of R3. डायरेक्ट जो आज का लेक्चर है उसका डायरेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन से हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई थेरी एज सच डेफिनेशंस वगैरह नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और वो क्वेश्चन से ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज का लेक्चर एज़ कम्पेयर टू अदर लेक्चर्स थोड़ा आसान है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जी, तो आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3 विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3। उसका फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है T फ्रॉम R3 टू R3, और उसका रूल क्या है, T ऑफ x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू x1 x2 0। नाउ स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये R3 की जो स्टैंडर्ड बेसिस हैं वो ये हैं, और ये वो बेसिस की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो बेसिस ऐसा सेट होता है जिसके वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, और उसके अलावा ईच एलिमेंट ऑफ R3 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस। तो R3 की एक से ज़्यादा बेसिस होती हैं, लेकिन ये जो है यहाँ पर गिवन है वो स्टैंडर्ड बेसिस, और क्वेश्चन में गिवन था कि विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3, इसलिए हमने ये स्टैंडर्ड बेसिस जो हैं वो यूज़ की, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इन स्टैंडर्ड बेसिस की हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए T ऑफ 1 0 0, यानी आपका जो पहली बेस का वेक्टर है T1 0 0, इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी, x1 की जगह पर x1 यानी 1 ही आ गया, x2 की जगह पे 0 आ गया, और x3 की जगह पे अगेन 0 आ गया है। फॉर्मूले में भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह जब आप दूसरी फाइंड आउट करने लगे हैं T 0 1 0, इसमें भी 0 1 0 आ गया, और थर्ड वाली में यहाँ पर अब चेंज आएगा, T ऑफ 0 0 1 इज़ इक्वल टू x1 की जगह पे क्या आना है, x1 ही, यानी यहाँ पर 0 है तो 0 आ जाएगा। x2 की जगह पे 0 आना था, वहाँ पे भी 0 आ गया। x2 की जगह पे x2 आना था, वहाँ पे 0 आ गया। लेकिन x3 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ये आया 0, क्योंकि यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में थर्ड एलिमेंट जो है वो 0 के इक्वल था, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर भी 0 आया। ये आ गई आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस R3 की, एंड दीज ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड वेक्टर्स, स्टैंडर्ड बेसिस, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1। ये जो बाहर वाले 1 0 0 हैं ये आपके हैं ये वाले, और दरमियान में जो वेक्टर्स आए हैं ये आपके पास आए हैं ये बेसिस में से E1 E2 E3। सेकेंड में भी आप देखें 0 मल्टीप्लाई बाय E1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय E2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय E3। अगेन यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई बाय E1, 0 मल्टीप्लाई बाय E2 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय E3, राइट। और अब ये जो आपका ये वाले 3 रिज़ल्ट्स हैं, इसका आपने मैट्रिक्स, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। जो आपका पहला आंसर है 1 0 0, ये आपकी फर्स्ट कॉलम बनाएगा, फर्स्ट कॉलम 1 0 0, रो नहीं बनाएगा, कॉलम बनाएगा।
अगेन 0 1 0 क्या बनाएगा आपका सेकंड कॉलम, एंड 0 0 0 क्या बनाएगा आपका थर्ड कॉलम। यहाँ पर सेम ही है लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट होगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है इसका, टी ऑफ x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x1 माइनस x2 एंड x3। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है R3 से R3 तक, और स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 क्या है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये आपको पता है, आपने इन बेसिस की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बाय फॉलोइंग दिस रूल, ये जो आपका रूल है इसको फॉलो करते हुए आपने इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे T1 0 0 की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहला एलिमेंट क्या है x1 प्लस x2। x1 यहाँ पर क्या है 1 और x2 क्या है 0, तो 1 प्लस 0 का आंसर क्या आ जाएगा 1, ये आपने 1 लिख दिया। दूसरा एलिमेंट क्या है आपका माइनस x1 माइनस x2, यानी -1 -0, और उसका आंसर क्या आ गया आपके पास -1। और थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है x3, और x3 क्या है यहाँ पर 0, सो दैट इज़ वाई यहाँ पर भी आ गया आपका 0। क्लियर? नाउ दिस इज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0 एंड इट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड बेसिस, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 1 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1। ठीक है, यानी ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी थी, या आप जो है लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह T0 1 0 की भी हम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। x1 की जगह पे 0, x2 की जगह पे 1 और x3 की जगह पे 0 डालेंगे, तो आप देखें आपके पास रिजल्ट आएगा 1 -1 और 0। एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 1 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1। अगेन थर्ड वाले की हम फाइंड आउट करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेम सिंपल रूल है, आपने x1 x2 x3 की जगह पर जो रूल आपको गिवन है उसको फॉलो करते हुए आंसर्स निकाल लेने हैं। एक किस्म के आपने फंक्शन, ये फंक्शन ही है ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो फंक्शन में आपने x1 x2 x3 की वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर्स निकाल के यहाँ पर लिख देने हैं। और उसके बाद क्या करना है, जब ये आपके तीनों आंसर्स आ जाएंगे तो आपने मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू बेसिस फाइंड आउट करना है। और उसका तरीका क्या है कि जो आपका T1 है उसको आपने फर्स्ट कॉलम लिख लेना है, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम बना देना है और थर्ड वाले का थर्ड कॉलम बना देना है। और इस तरह से जो मैट्रिक्स आपके पास आएगा यही आपका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, जी T ऑफ x1 x2 x3। अब रूल क्या गिवन है x2 माइनस x1 और माइनस x3, यानी x1 की जगह पे क्या आ जाएगा x2, x2 की जगह पे आ जाएगा माइनस x1 एंड x3 की जगह पे माइनस x3। और जैसे जैसे x1 x2 x3 की वैल्यूज़ चेंज करेंगी वैसे वैसे आपका जो है आंसर भी चेंज करेगा। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 तो अब आपको पता चल गया वो क्या है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 0 0 फाइंड आउट करेंगे ये। अब x1 आपके पास क्या है 1, ठीक है, लेकिन 1 की x1 की जगह पे अब क्या आना है x2 विच इज़ 0 हेयर। देखो ये 0 ही है ना, सॉरी, तो x2
की जगह पे यहाँ पर x1 है, x1 की जगह पे x2 आना है और वो यहाँ पर क्या है 0, सो दैट इज़ वाई वी राइट 0 हेयर। एंड x2 की जगह पे क्या आना है -x1, -1 आ गया, और x3 जो है वो -x3, लेकिन यहाँ पर x3 0 ही है इसलिए 0 आपके पास आ जाएगा। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो है आप इसको लिखेंगे एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेसिस, यानी 0 मल्टीप्लाई बाय, ये देखेंगे 0 -1 और 0, और साथ इसकी प्रोडक्ट किससे लेनी है, बेसिस के साथ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। होपफुली अब क्लियर हो गया होगा आपको। ऑनलाइन लेक्चर्स में समझाना थोड़ा मैथ्स जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। अगेन आप यानी हर ये जो आपके 3 पार्ट, थर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, और इसमें सेम रूल आपने फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 क्या है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि उनकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो रूल आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेनी है, उसे एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेसिस लिख देना है, और फिर जो आपके आंसर्स होंगे आपने उससे स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बना लेना है। हेंस द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस इज़ ये। और ये क्या होगा, आपका पहला आंसर आपका पहला कॉलम बनाएगा, दूसरा आंसर दूसरा कॉलम, और तीसरा कॉलम, और इस तरह आपके पास मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा, राइट। फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं इसका जी। टी ऑफ x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू x1, पहले की जगह पे पहले ही आ जाना है, दूसरे की जगह पे x2 प्लस x3, और थर्ड आपका क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3। तो स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 क्या है आपके पास 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ T1 0 0 1 0 और 1, क्योंकि x1 की जगह पर आ गया आपके पास 1, x2 प्लस x3 की जगह पर आ गया आपके पास x2 और x3 क्या है 0 प्लस 0, तो ये 0, और थर्ड वाला जो आपका है x1 प्लस x2 प्लस x3, इसकी जगह पे क्या आएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये आपका थर्ड एलिमेंट जो है वो 1 आ गया, राइट। तो इस तरह से आपने फिर इसको एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ये बेसिस वेक्टर्स की फॉर्म में लिख देना है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 1। अगेन हमने जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेकंड वेक्टर की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है 0 1 0 की, और वो आपके पास क्या आ जाएगी 0 1 1। अगेन थर्ड की T 0 0 1, अब x1 की जगह पे 0 ही आ गया, x2 की जगह पे x2 प्लस x3 यानी 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पर ये देखें आप 1 है, राइट। इसी तरह जो थर्ड वाला है x1 प्लस x2 प्लस x3, उसकी जगह पे 0 प्लस 1 और ये 1 आ गया, और आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर। आप देखिएगा आपका आंसर सेम ही आएगा, आप चाहे इसको करें तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है एज अ लीनियर कम्बिनेशन। और मैट्रिक्स जब आपने सॉरी ऊपर नहीं जाता ना, और जब आपने मैट्रिक्स बनाना है आंसर मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, तो वो क्या होगा, आपका फर्स्ट आंसर फर्स्ट कॉलम बनाएगा, सेकंड आंसर सेकंड कॉलम बनाएगा, और थर्ड आंसर थर्ड कॉलम बनाएगा, एंड दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, राइट। ये आपका पहला क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन क्या था, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R3 विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3। इसके 4 पार्ट्स थे, हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन
with respect to the standard basis of the given spaces. With respect to the standard basis of the given spaces. अब यहाँ पर R3 से R3 की बात कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी, स्टैंडर्ड बेसिस आपको अगर नहीं भी पता थे अब पता चल गया कि स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 क्या है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. इसी तरह R2 के लिए आपको पता होना चाहिए क्या है, और इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट स्पेसेस आएंगी और उसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड बेसिस यूज़ होंगी. ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, आपको स्टैंडर्ड बेसिस का पता होना चाहिए. और ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली आसान हैं, मतलब फंक्शन से रिलेटेड हैं तो आसान है, जिसकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़ के भी बताया कि आपने इसमें भी मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस फाइंड करना है. तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है R से R² तक, और उसको डिफ़ाइन कैसे किया गया है, T ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x और दूसरा एलिमेंट क्या आएगा 5x. अब यानी हम जो है वो R से R2 तक जाएंगे और उसका रूल क्या है कि पहला एलिमेंट जो है वो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है R2 का उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. अब यहाँ पर ये देखें स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो गया आपका. यहाँ से स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R ये आपको गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, आपको पता होना चाहिए. स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R क्या है 1. स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 क्या है 1 0 एंड 0 1. R2 के लिए ये, R के लिए ये, और R3 के लिए जैसा कि हम पहले जो है वो पिछले क्वेश्चंस में क्या 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 है. अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे T ऑफ 1 की, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ जो भी स्टैंडर्ड बेसिस होगी ना पहले सेट की, उसको कन्वर्ट करना है आपने दूसरे सेट की स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में लिखना है. तो T ऑफ 1 क्या आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय, ये रूल था 3x 5x, तो ये आपके पास आ गया 3 और 5, और इसको आप स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में लिखेंगे जो है लीनियर एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2, और ये आपने लिख दिया 3 × 1 0 प्लस 5 × 0 1. और मैट्रिक्स लिखने का क्या तरीका था, जो आपका आंसर है वो आपका कॉलम बनाएगा, यानी जो आपका आंसर है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास एक ही आंसर आया और ये एक आपका कॉलम बन गया और ये मैट्रिक्स आ गया. सो द मैट्रिक्स ऑफ T इज़ 3 5. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन है R3 से R² तक, R2 तक. R3 की भी स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता है, R2 की भी पता है, और डिफाइंड बाय एक आपको रूल दे दिया गया. अब यहाँ पे रूल थोड़ा लंबा है. T ऑफ x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू 3x1 माइनस 4x2 3x1 माइनस 4x2 प्लस 9x3, ये आपका पहला एलिमेंट, और आपका दूसरा क्या बनेगा 5x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3. तो स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R3 क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, एंड स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 क्या है ये. अब आपने R3 की स्टैंडर्ड बेसिस की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द रूल, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 x3 इनटू द फॉर्मूला. ठीक है, तो T1 0 0 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1, देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 0. तो आंसर क्या आया 3. दूसरा क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0. तो आंसर क्या आया 5. इसलिए आपके पास ये 3 5 आया, और इसे आपने एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 1 0 0 1 की फॉर्म में लिख दिया. राइट. अब सेकंड वाला 0 1 0, इसको जब इसमें ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें वैल्यूज़ पुट करके आपने आंसर निकालना है, तो आपका आंसर आ जाएगा -4 और 3
अगर मुश्किल लग रहा है आप यहाँ पर लिख के इसको रफ वर्क में सॉल्व भी करके फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ आसान है, 0 1 0 और 1 और 0 ही की हैं, तो ये इतनी मुश्किल कैलकुलेशंस तो है नहीं। और ये -4 3 को आपने एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2 लिखा, और तीसरा आपके पास क्या आ गया T001। और ये अब आपके पास जो मैट्रिक्स लिखने का तरीका है वो क्या है कि जो आपके आंसर्स हैं ये आपके कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है। तो 3 5 पहला कॉलम बन गया, -4 3 दूसरा, और 9 -2। बस एक इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो आंसर्स हैं, फर्स्ट आंसर ने आपका फर्स्ट कॉलम बनाना है। एक्चुअली ये बेसिस आ गई ना, तो ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने बनाना है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसके टोटल क्वेश्चन नंबर 2 के 4 ही पार्ट्स हैं इसके भी, ठीक है। 2 हो गए हैं, अब तीसरा कर रहे हैं हम लोग। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है फ्रॉम R2 टू R4 डिफाइंड बाय T of x1 x2 is equal to 3x1 plus 4x2, 5x1 minus 2x2, x1 plus 7x2, 4x1। अब नया आपके पास वेक्टर स्पेस आ गई R4 के स्टैंडर्ड बेसिस आपको पहले नहीं भी पता थे, तो अब इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएंगे। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ से आपका सॉल्यूशन शुरू होता है, और ये स्टैंडर्ड बेसिस आपने खुद लिखने हैं, ये गिवन नहीं होंगे, राइट। तो स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R² क्या है 1 0 0 1, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R4 क्या है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं R4 के। अब अगला काम क्या है, R2 की जो बेसिस है उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करनी है, ऐसी है ना। तो 2 आपने सॉल्व करने हैं। पहला आपके पास आ गया T10। अब x1 आपके पास है 1 और x2 है 0। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आप x1 की जगह 1 और x2 की जगह 0 पुट करें और अपने आंसर्स निकालें। 3 + 0 3, 5 - 0 5, 1 + 0 1 एंड 4, राइट। इसी तरह अब आपने क्या करना है, 0 1 की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। वो आपके पास आ जाएगा 4 - 2 7 और 0, और इसको एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस, ये जो बेसिस फॉर R3 हैं स्टैंडर्ड बेसिस, उनकी फॉर्म में लिख देना है, और मैट्रिक्स जो है वो आपने फॉर्मुलेट कर देना है। और मैट्रिक्स के लिए क्या है, आपकी फ़र्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फर्स्ट कॉलम बनाएगी, और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सेकंड कॉलम बनाएगी। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं और आसान भी हैं। ये क्वेश्चन आप नोट करें, R4 से R तक डिफाइंड बाय, गिवन है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, और कोशिश कीजिएगा इसको खुद सॉल्व करने की। R4 की स्टैंडर्ड बेसिस भी आपको पता है, R की स्टैंडर्ड बेसिस 1 है आपको पता है, और उसकी हेल्प से आपने सिर्फ एक जो है उसका R की सिर्फ एक होती है, क्योंकि एक ही है ना इसमें। R के एलिमेंट्स कैसे होते हैं 1 2 3 4, तो आपने इन 4 की 4 बेसिस को आपने उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दिस फार्मूला, और उसके बाद हमने जो है उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख देना है 1 के, और उसके बाद आपने मैट्रिक्स फॉर्म करना है, राइट। सो द मैट्रिक्स ऑफ T इज़ 2 3 - 7 1। ये कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, इसे रो वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। साथ साथ मैंने कहा डेफिनेशन भी पुरानी आपको रिवाइज़ करवा दूँ। जो जिसमें सिर्फ एक रो होती है ना वो रो मैट्रिक्स होता है, उसे रो वेक्टर भी कहते हैं, और जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर कहते हैं।
इसी तरह जिसमें रोज़ की और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जिसमें नहीं होती वो कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, राइट। और फिर आगे उसकी भी टाइप्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की भी, डायगोनल मैट्रिक्स और ये सारा जो पहले आपके मैंने बार बार 2-3 लेक्चर्स के बाद ये रिपीट कर देती हूँ कि डेफिनेशंस जो है ना वो आपने अच्छी तरह से करनी है। और जो आपके शुरू के लेक्चर्स हैं वेक्टर स्पेस से पहले के, नो डाउट आपका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। मोस्टली जो पार्ट है ना वेक्टर स्पेस के बाद वाला वो आपके लीनियर अलजेब्रा में इंक्लूड होता है, लेकिन जब हम वो करते हैं वो वाला पोर्शन वेक्टर स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो ये एज्यूम किया जाता है कि जी इस बच्चों को उससे पहले वाला पोर्शन आता है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, आप उसको फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस जो आपने किया था वो वही वाली सारी चीज़ें थी। तो लेकिन आज स्टूडेंट्स ने नहीं किया होता, चैप्टर छोड़ दिया होता है या भूल गए होते हैं, तो इसलिए मैंने उसको रिवाइज़ करवा दिया। अगर आपका पेपर आसान होगा तो वो उस वाले पोर्शन में से बनेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पेपर सेटर जो है वो कैसा है और कैसा नहीं, उस पर उसकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और हो सकता है वो इस पोर्शन में से बनाए और उसमें से कुछ भी ना ले, और लेकिन यह है कि आपको दोनों जो है वो अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर आपने पहले नहीं भी किए हुए तो अब आपके पास टाइम है, अब आप इसको कर लें मैट्रिसेस वाले को। और ये वेक्टर स्पेस मैं ये नहीं कहूँगी कि आसान, हाँ थोड़ा सा ये मुश्किल तो नहीं है, बस समझ के करने वाला है। अगर आप साथ साथ मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि लेक्चर लेते वक्त आप अपनी नोटबुक और पेंसिल जो है वो अपने पास रखें और आप अपने नोट्स बनाएं साथ साथ। आप इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो लिखते जाएं, क्वेश्चंस अपने हाथ से सॉल्व करें, फिर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि जब क्लास होती है तब भी ऐसे ही करवाया जाता है कि टीचर ने तो बोर्ड पे लिखना होता है, लेकिन आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे लिखना होता है, और वो आपके नोट्स होते हैं। जो अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं ना वो ज़्यादा अच्छे समझ आते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप किसी के नोट्स लेकर आप उसको पढ़ें। फिर आपको साथ याद आ जाता है, जब आप उसको देखते हैं तो आपको याद आ जाता है कि हाँ टीचर ने ये समझाया था या इस तरह से ये क्वेश्चन आगे से आगे करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from Rn to Rm, determine Mn and express T in terms of coordinates। पहले हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन थी और आपने उसका मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना था। अब आपके पास मैट्रिक्स है और आपने एक तो ट्रांसफॉर्मेशन भी बतानी है और दूसरा आपने क्या बताना है, Mn, यानी जैसे R2 है, उसकी डायमेंशन है ना, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस 2 है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस R3 की क्या है, 3 है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस R की क्या डायमेंशन है, 1, R2 की डायमेंशन क्या है, 2। और ये कैसे पता चलता है, वैसे तो आपको पता है कि आसान लफ्ज़ों में कि उसके जो एलिमेंट की अगर आप जैसे 1 0 R2 का कोई भी बताएं वेक्टर 1 0, तो उसमें 2 है ना कोऑर्डिनेट्स, तो इसका मतलब उसकी डायमेंशन 2 है। लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो मैंने आपको करवाई थी लेक्चर नंबर तो भूल जाता है, लेकिन डायमेंशन ऑफ मैंने करवाई थी और उसमें आपसे कहा था कि जो बेसिस है उसके बेसिस में जो वेक्टर्स की तादाद होती है वो होती है उसकी डायमेंशन। तो R2 की अगर आप अभी पीछे देखें स्टैंडर्ड बेसिस क्या था, 1 0 0 1, 2 थी, तो इसका मतलब उसकी डायमेंशन 2 है। तो एक तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन भी बतानी है और दूसरा आपने डायमेंशंस भी बतानी है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये कौन से R से कौन से R की तरफ गया, यानी R2 से R3 है, R3 से R2 की तरफ है या क्या है। तो सॉल्यूशन ये आपको गिवन होगा सिर्फ मैट्रिक्स, राइट। 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको मैट्रिक्स गिवन है, A इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको गिवन है 6 1 1 -1 2 और 3। अब आपने बताना है कि इसकी डायमेंशंस आपकी R3 से R2 की तरफ है या R2 से R3 की तरफ है, Mn आपने इन्हें बताना है, और दूसरा आपने बताना है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिंस मैट्रिक्स A इज़ ऑफ ऑर्डर 3/2, सो एक्चुअली ये है आपके पास क्वेश्चन में कि आपने T बताना है R N से R M तक। इसमें आपने ये जो N और M है ये फाइंड आउट करने हैं।
मैट्रिक्स से कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से कहाँ तक गया है? वो ऑर्डर से। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 तो m 3 होगा और n क्या होगा? 2, राइट? अगर ऑर्डर है 3/2 तो यहाँ पर 3/2 ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। जैसे ऑर्डर होता है m/n ही होता है ना ऑर्डर, ये आपके आसानी के लिए भी है। आप जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो m/n हम ऑर्डर लिखते हैं, और ये कहा जाता है m इज़ द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड n इज़ द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यही आपका है, लेकिन अगर आप समझें तो ये 3/2 से क्लियरली आप बता सकते हैं कि ये जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी वो R2 से R3 की तरफ थी। रोज़ की तादाद बाद में आएगी, कॉलम्स का पहले आएगा, R2 से R3 की तरफ, राइट? तो अब आगे फाइंड आउट करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी बेसिस क्या थी। R2 और R3 की स्टैंडर्ड बेसिस का आपको पता होना चाहिए। तो t from R2 to R3 is defined by t of x1 x2 is equal to 6 minus 1 1 2 1 3 और x1 x2, राइट? क्योंकि R2 से R3 की तरफ जा रहे थे तो इसलिए आपने x1 x2 लिख देना है, और इसको प्रोडक्ट लेकर आपने x1 x2 की वैल्यूज़ जो है वो उसको यूज़ करना है। 6x1 माइनस x2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है। मैट्रिक्स आपको याद है मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे लेते थे? पहली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट एलिमेंट बन जाता था। अब अगला कॉलम नहीं है तो यहीं पे ख़त्म कर देंगे, फिर सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और थर्ड रो को लिख देंगे। ये आपके पास आ गया, और x1 x2 इसको इस फॉर्म में लिख दें, t(x1 x2) इज़ इक्वल टू, ये जो आंसर्स हैंगे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। ये दो ही चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी, एक ये और एक जो है वो ये, और ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। अगेन आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है। क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है तो इसमें m भी 3 होगा, n भी 3 होगा, ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R3 की तरफ होगी, और यहाँ पर हम x1 x2 x3 लेंगे और उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए इसकी प्रोडक्ट ले लेंगे इसके साथ, और ये जो आपके पास मैट्रिक्स प्रोडक्ट की हेल्प से जो आपके पास आता है ये आ गया, ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आपने मैट्रिक्स की बजाय इसको इस फॉर्म में लिख देना है t(x1 x2 x3), और ये वाले भी जो हैंगे इस तरह आपने लिख देने हैं वेक्टर की फॉर्म में, राइट? दैट्स इट, सिंपल ही है। अगेन जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके पास एक वेक्टर आपको गिवन है, इसका ऑर्डर क्या है? अभी देखिए मैट्रिक्स है, अब इसका ऑर्डर क्या है? अभी अगर आपने वो वाले लेक्चर्स ना लिए हो अच्छी तरह से, आपने उसको ना याद किया हो तो आप कैसे बताएंगे, और ये आपके लिए एक अजीब सी चीज़ें बन जाएंगी। तो 3/1 2 3 4 5 3/5 इसका ऑर्डर है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका 3/5 ऑर्डर है अगर इस मैट्रिक्स का, तो m क्या होगा? 3 और n क्या होगा? 5, और ये R5 से R3 की तरफ, R5 to R3 फंक्शन होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R5 to R3। और इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है आपने? क्योंकि ये R5 है तो आपने यहाँ पर x1 x2 x3 x4 x5 ले लेने हैं। ये एक का आपने मैट्रिक्स ले लिया, कॉलम मैट्रिक्स इसको या कॉलम वेक्टर कहते हैं, और इसकी प्रोडक्ट फाइंड आउट की। इसकी प्रोडक्ट ली जा सकती है क्योंकि इसकी के कॉलम्स की तादाद इसकी रोज़ की तादाद के बराबर होनी चाहिए, तभी आप इसकी प्रोडक्ट ले सकते हैं। और प्रोडक्ट लेने का सिंपल ही तरीका है, ज़ीरो वाले एलिमेंट्स को ओमिट कर दिया और बाकियों को लिख दिया 3x1 + 2x3 3x1 + x2 + 2x4 एंड सो ऑन। ये तीन आपके पास आ गए और यही आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, राइट? Again the matrix of T is equal to
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3 के जो पार्ट्स थे, 2 पार्ट्स आपको करवाए, 2 या 3 करवाए, चलो जितने भी, वो आपके हो गए ख़त्म। 3 पार्ट्स थे, वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको गिवन है फ्रॉम R3 to R2, सॉरी R3 to R3, फाइंड T in terms of coordinate and its matrix with respect to the basis। जी, अब एक तो टी फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना तो आसान ही है, वो भी हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। दूसरा क्या काम करना है आपने, फाइंड टी इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस। अब उसने खुद बेसिस दे दिए हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू आपने फाइंड आउट करने हैं। तो यानी एक्चुअली 2 क्वेश्चंस को इकट्ठा कर दिया है जो पिछले आपने किए। मैट्रिक्स है गिवन, आपने ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी थी, वो कर ली, x1 x2 x3 से करके यहाँ पर ये आपका रिज़ल्ट आ गया। अब बेसिस क्या है, ये 0 1 2 1 1 1 1 0 -2 क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन। अब आपने इसकी इन बेसिस की ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टी ऑफ v1, आपका आंसर क्या आ गया 0 1 2, और जब आपने उसको इसमें पुट किया तो आपके पास क्या आ गया 1 + 2 3, और 0 -2 -2 आ गया, और इस तरह से सो ऑन, ये आपने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। और फिर इसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, 3 × a1 v1 + a2 v2 + a3 v3, ऐसा ही है ना, आपको इसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आपको R2 की तो नहीं, जो R3 की थी बेसिस वो नहीं अभी पता, तो इसको अब आपने जब लिखना है तो आपने क्या लिखना है, 3 - 2 - 1 = a1 × 0 1 2 + a2 × 1 1 1 + a3 × 3 - 2 - 1, सॉल्व किया, इक्वेट किया, और a1 a2 a3 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली आपने, और ये आपके पास a1 a2 a3 की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर दी। T ऑफ v1 = 11 v1 + 9 v2 - 6 v3। सिमिलरली इस तरह आपने v2 और v3 को भी सॉल्व करते हुए वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के आपने, हेंस द मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू न्यू बेसिस इज़, क्योंकि -11 9 और -6 ये कॉलम की सूरत में आ जाएंगे, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये अब आप पे है क्वेश्चन, आपने पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 मैंने आपको करवाए, उनको अच्छी तरह से उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करना है, जो रिज़ल्ट्स लिखे हुए हैं इनको आपने खुद सॉल्व करके फाइंड आउट करना है, और फिर उसके बाद उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चेक भी हो जाएगा कि ठीक है या नहीं, आपका आंसर जो है वो ठीक है या नहीं। जी, आज का लेक्चर इतना ही। आज जो हम लोगों ने पढ़ा मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से मैट्रिक्स भी फाइंड किया, मैट्रिक्स की हेल्प से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला भी फाइंड किया, और एक जो लास्ट आपका क्वेश्चन था उसमें दोनों चीज़ों को मर्ज करके आपने फाइंड किया। और इससे आपको ये भी पता चल गया, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम स्टैंडर्ड बेसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन R3 की से ज़्यादा बेसिस होती है, एक से ज़्यादा बेसिस होती हैं, और भी कोई हो सकती हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि और भी बेसिस होती हैं, लेकिन जब आपसे कहा जाए तब आपने स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है और उन्हें कैसे यूज़ करना है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।